सीताराम, सभी को स्वागत है आपके चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं कार्डियोमायोपैथी के पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर्स कार्डियोमायोपैथी के हो चुके हैं। उनके अंदर अपन ने डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे जो 2 टाइप्स और होते हैं कार्डियोमायोपैथी के, एरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी एंड टाकोट-सुबो कार्डियोमायोपैथी, तो उनके बारे में आज अपन कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट जो टॉपिक होगा कार्डियोमायोपैथी का, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या ट्रीटमेंट होंगे, तो वो सब कंप्लीट अपन इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। पूरे लेक्चर अच्छे से देखना है। अगर ये इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी तो पहले आप पहले की क्लासेस देखिए। पहले के जो टाइप्स है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड आपके डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो उनको आपको देखना है। ठीक है, आगे ये कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कार्डियोमायोपैथी से। कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हार्ट मसल जो है वो एबनॉर्मली क्या हो जाए, वो थिक हो जाए, इनलार्ज हो जाए या फिर वो हार्ड हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? कार्डियोमायोपैथी। उसके 4-5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसमें क्या होता है कि चैम्बर जो है वो डायलेट हो जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। दूसरा होता है हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, जिसमें मसल जो है वो क्या हो जाती है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सेल की जो साइज है वो क्या बढ़ जाती है? थिकनेस बढ़ जाती है, सेल की साइज की थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो होता है अपना रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। उसके अंदर क्या होता है? हार्ट मसल जो होती है वो हार्ड हो जाती है। तो 3 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट जो टाइप है अपना वो है अपना अरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, क्या है? अरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो अरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब क्या है? देखिए, इसको अपन ACM भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? इज ए डिजीज, ACM इज ए डिजीज इन विच हार्ट मसल इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय फिब्रस एंड फैटी टिश्यूज। मतलब क्या होता है कि आपके जो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं मायोकार्डियम के, वो किस में चेंज हो जाते हैं? वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं? आपके फिब्रस और फैटी टिश्यूज। मतलब वहां पे फैट जो है, ठीक है, जो फैट है वो जमा होने लग जाता है और साथ के साथ जो टिश्यूज है वो नॉर्मल से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फिब्रस टिश्यू में। फिब्रस टिश्यू होते हैं वो थोड़े लेस कम इलास्टिक होते हैं। तो कम इलास्टिक होने के कारण हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता जो है डिक्रीज हो जाती है। अब ये होता किस वजह से है? तो ये होता है जीन म्यूटेशन के कारण। जो मेन रीजन है इसका क्या है? जीन म्यूटेशन। भाई जीन्स जो है उनके चेंजेस होने की वजह से, जीन के चेंजेस होने की वजह से क्या होता है? हार्ट के या मसल्स के जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट मसल्स प्रॉपर्ली जो है डेवलप नहीं हो पाती, प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाती। और प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाती तो जो सेल से लेके सेल का जो अटैचमेंट है, एक सेल दूसरी सेल से जो अटैच रहती है तो वो अटैच नहीं रह पाती। और प्रॉपर अगर सेल से सेल अटैच नहीं रहेगी तो जो एक सेल दूसरी सेल से, अगर एक जैसे मायोकार्डियम में क्या होता है कि एक सेल दूसरी सेल से, एक मसल दूसरी मसल से कनेक्ट रहती है प्रॉपर्ली, तो अगर जीन म्यूटेशन के कारण वो प्रॉपर्ली अटैच नहीं हो पाती, एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाती। अटैच नहीं होने के कारण धीरे धीरे जो सेल है, ठीक है, उस पर स्ट्रेस पड़ता है, जो मसल है उस पर स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि इनको फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है, जिसके कारण से मसल है उस पर क्या पड़ता है? स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस पड़ने के कारण इस पर क्या हो जाती है? कार्डियक मसल्स की सेल की जो है वो डैमेज हो जाती है या डेथ हो जाती है। सेल्स जो है वहां की वो क्या हो जाती है? या तो डैमेज हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है। अब जैसे ही डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में क्या होता है? उनमें किस चीज का रिप्लेसमेंट होता है? भाई जो टिश्यूज है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फिब्रस प्लस फैटी टिश्यू रिप्लेसमेंट। मतलब वहां पे फिब्रस टिश्यू का निर्माण हो जाता है या फिर वहां पे फैटी टिश्यू का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे ही फिब्रस टिश्यू और फैटी टिश्यू का निर्माण हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, तो रिप्लेसमेंट होने के बाद में मायोकार्डियल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या हो जाती है? एबनॉर्मलिटी आ जाती है। भाई आपको पता प्रॉपर मायोकार्डियम जो है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, पर अब क्योंकि लेस इलास्टिक लेयर आ गई है जिस कारण से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है, जिसके कारण अब यहां से क्या होता है? देखिए, क्योंकि टिश्यूज के अंदर चेंजेस आए तो हार्ट मसल से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती है। क्या होती है? हार्ट की मसल्स जो है, जैसे ये मसल्स है, ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने के कारण पेशेंट के क्या हो जाता है? वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। क्या हो जाता है? वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। मतलब रेट बढ़ने लग जाती है, वेंट्रिकल की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, रेट इरेगुलर रिदम हो जाती है, तो वो सब चीजें होने लग जाती है, जैसे कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने लग जाता है। उसके बाद में अगर लंबे समय तक ये रहता है तो पेशेंट के कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है और पेशेंट के जो है वो बेहोश भी हो सकता है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती नहीं है। ठीक है, आपको नॉर्मली ध्यान रखना है कि जीन म्यूटेशन
हुआ, जीन म्यूटेशन के कारण एक सेल से दूसरी सेल का जो अटैचमेंट है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, जिसके कारण सेल की जो है डेथ हो जाती है या डैमेज हो जाती है। सेल की डेथ या डैमेज होने के कारण वहां पे किसका निर्माण हो जाता है, फिब्रस टिश्यू या फैटी टिश्यूज का निर्माण हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के अंदर क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटी होने लग जाती है। सॉरी, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाती, इंपल्सेस प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाती, जिस कारण से क्या होता है, हार्ट की मसल से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने लग जाती है। भाई नॉर्मली कौन जनरेट करता है, एसए नोड, एवी नोड पर आप कौन जनरेट करेगा, आपका सेल्स, इलेक्ट्रिकल सेल्स जनरेट करेगी, मतलब जो आपकी ये मायोकार्डियम सेल्स डैमेज हुई है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करेगी। अब इनके जनरेट करने के कारण वेंट्रिकुलर अरिथमियाज होगा, क्योंकि मेनली किस में होता है, वेंट्रिकल्स में, तो पेशेंट के क्या होगा, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। और अगर वेंट्रिकुलर अरिथमियाज जैसे लाइफ, क्योंकि ये क्या लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज होते हैं, ठीक है, बहुत जीवन घातक अरिथमियाज होगा, रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो पेशेंट की सडनली क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, और पेशेंट जो है सिनकोप यानी बेहोशी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, इट कॉमनली अफेक्ट द राइट वेंट्रिकल, मेनली किसके अंदर होती है, राइट वेंट्रिकल के अंदर होती है। अब तक अपन ने जितनी भी पढ़ी थी वो मेनली किसके अंदर होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होती है, पर अरिथमियोजेनिक जो होती है वो किसके अंदर होती है, मेनली राइट वेंट्रिकल के अंदर होती है, बट द लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑल्सो इन्वॉल्व, मतलब इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दिस स्ट्रक्चरल चेंजेस कैन डिस्टर्ब द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। भाई अब हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आने की वजह से, क्योंकि वहां पे किसका निर्माण होगा, फिब्रस और फैटी टिश्यूज का निर्माण हुआ, जिसके कारण से क्या होगा, फिब्रस और फैटी टिश्यूज के निर्माण होने के कारण इसके अंदर क्या होंगे, चेंजेस आने लग जाएंगे, ठीक है। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, डिस्टर्ब हो जाएगी वो, डिस्टर्ब होने की वजह से इट मेनली कॉजेस वेंट्रिकुलर अरिथमिया, जिसके कारण पेशेंट की क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज हो सकता है, पल्पिटेशन, हार्ट जो है 33 बीट कर सकता है, उसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, या सिनकोप, बेहोशी हो सकती है पेशेंट के, ठीक है, क्योंकि रेट बढ़ती रहती है, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होती रहती है, रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, जिस कारण की वजह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीवियर वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, बहुत ज्यादा सीवियर जो वेंट्रिकुलर अरिथमियाज होते हैं, जैसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है, आपने सुना होगा वीटी जिसको कहते हैं, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो ये सीवियर वेंट्रिकुलर अरिथमियाज है, ठीक है। इनकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट की सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है, हार्ट जो है सडनली स्टॉप हो सकता है, बंद हो सकता है, और पेशेंट की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कॉमनली एसोसिएटेड विद जीन म्यूटेशन, मेनली किस वजह, किससे अटैच है, किससे एसोसिएटेड, किससे रिलेटेड है, ये जीन म्यूटेशन के कारण होती है, स्पेशली प्रोटीन्स दैट कनेक्ट कार्डियक मसल्स। भाई देखिए क्या होता है, जीन म्यूटेशन होने के कारण, जीन के अंदर चेंजेस होने के कारण क्या होता है कि जो एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन, देखो एक जीन्स दूसरी जो जीन्स है इनके अंदर चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, हार्ट की मसल्स के जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं, उनमें चेंजेस आने की वजह से सेल का प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाता, एक सेल दूसरे सेल से प्रॉपर्ली अटैच नहीं हो पाती, तो जिस कारण से ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आती है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी के बारे में आपको समझना। देखो टाकोट्सुबो का मतलब होता है, टाकोट्सुबो एक जैपनीज वर्ड है, ठीक है, टाकोट्सुबो क्या एक जैपनीज वर्ड है, ठीक है, जो इसका मतलब होता है जो ऑक्टोपस होता है, ठीक, ऑक्टोपस आपने सुना होगा जिसके 8 पैर होते हैं, तो ऑक्टोपस का जैसा स्ट्रक्चर, मतलब हार्ट का स्ट्रक्चर किसका जैसा होता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है, तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा गोल शेप का हो जाता है, ठीक है। तो अब ये होता क्यों है वो चीज आपको समझनी है। तो टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी क्या है, इसको स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं, या फिर ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसको दो नाम से जाना जाता है, स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम होता है इसका, टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। अब इसका नाम ऐसे क्यों है, स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी क्यों, भाई क्योंकि मेनली किस वजह से होती है, स्ट्रेस की वजह से होती है। अब कैसे होती है वो चीज आपको मैं बताता हूँ, साथ में इसको क्या है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी पेशेंट है या कोई भी इंसान है, अगर उसके सडन किसी चीज का स्ट्रेस होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, कोई इसका अपना खो देगा या कुछ भी ऐसी कंडीशन जिस कारण से उसके हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाए, स्ट्रेस हो जाए पेशेंट को, ठीक है, या ब्रेकअप टाइप कुछ हो गया हो, तो जिस कारण की वजह से उसके जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे पेशेंट स्ट्रेस लेगा, इमोशनल स्ट्रेस लेगा या किसी प्रकार फिजिकल स्ट्रेस लेगा, दोनों चीज हो सकती है, फिजिकल स्ट्रेस भी और इमोशनल स्ट्रेस भी, ठीक है, दोनों की वजह से क्या होगा, या एंजाइटी हो गई, जिस वजह से क्या होगा, उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, ठीक, हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा, तो सडन हार्ट पे ज्यादा वर्कलोड पड़ने की वजह से, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ज्यादा वर्कलोड बढ़े, तो वर्कलोड की वजह से क्या होता है कि आपके जो हार्ट है, ठीक है, उसमें ज्यादा वर्कलोड सडनली बढ़ने के कारण वो क्या होता है, डायलेट होने लगता है, मतलब फूलने लग जाता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेस इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी या फिर टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, मतलब सडन वर्कलोड बढ़ने के कारण जो हार्ट है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एबनॉर्मल हो गया, वो इनलार्ज होने लगे, तो उसको अपन क्या कहते हैं, टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी।
ठीक है। मेनली जो ये एपिकल जो एरिया होता है, हार्ट का लोअर जो एरिया होता है, अपेक्स जो पार्ट होता है, उसके अंदर मेनली ये देखने को मिलती है। वो जो पार्ट थोड़ा सा डायलेट होने लग जाता है, ठीक है, उसको अपन टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी होती है। पर इसका रीजन एक इसका वो है कि ये रिवर्सिबल होती है, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट हो जाएगी, ये रिवर्सिबल होती है, वापस ये नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर भी आ सकती है। तो बात करते हैं इसको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, क्योंकि हार्ट जब टूट जाता है, कहने का मतलब जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप के समय पे उसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट कॉजेज टेम्पररी वीकनिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या है, टेम्पररी वीकनिंग, मतलब इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कुछ समय के लिए जो है कमजोर होने लग जाता है, वीकन होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट यूजुअली अकर आफ्टर सीवियर इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस। मेनली किस वजह से किसके बाद होती है, जब किसी पेशेंट की सीवियर इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है, जिसके बाद में ये होती है। इट इज मोर कॉमनली सीन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। मेनली किसके अंदर, ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का मतलब होता है जैसे जो वुमेन्स होती है जिनके पीरियड्स जो है वो रुक जाते हैं। रुकने के बाद में क्या होता है कि उनका जो सिस्टम है, सुनिए, उनकी जो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह जो है, ईस्ट्रोजन वगैरह, उनकी कमी होने लग जाती है। ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से जो वुमेन रहती है उसके अंदर स्ट्रेस जो है थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, फिजिकल स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण से क्या होता है, जैसे फिजिकल स्ट्रेस वगैरह बढ़े, उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो उस पर हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा। वर्कलोड सडन बढ़ता है क्योंकि जस्ट अभी बंद हुए, तो बंद होने के कारण ईस्ट्रोजन सडनली ड्रॉप हो जाता है। उनमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन ड्रॉप हो, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो उनके हार्ट पे वर्कलोड बनना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से देखने को मिलता है। दूसरे अलावा बात करें कि इसमें क्या होता है कि आपके जो कैटेकोलामाइंस होते हैं, ठीक है, अभी जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी उसमें मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट कैन मिमिक एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मतलब इट कैन मिमिक का मतलब तो कॉपी करना एक तरह से, ठीक है, किसी की नकल करना। तो ये बिल्कुल आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसा लगेगा। मतलब इसमें क्या, तो हार्ट में चेस्ट पेन होता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी के अटैक आया होगा। अटैक वाला पेन नहीं होता, इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का पेन होता है, ठीक है, उससे कॉपी करता है। तो इट कैन मिमिक एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉजिंग चेस्ट पेन, क्योंकि दोनों में चेस्ट पेन होता है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि हो सकता है मे बी अटैक की वजह से हो, पर हो इसमें भी जो है आपके पेन देखने को मिलता है। एंड ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, सांस में कमी होती है, और ईसीजी में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। द लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, तो ठीक है, जो वेंट्रिकल है वो डिस्फंक्शन खराब हो सकता है, ठीक है, वो डिस्फंक्शन हो सकता है, इज यूजुअली रिवर्सिबल, वो वापस रिवर्स भी हो सकता है। मतलब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल की जो है वो डायलेट हुआ, डायलेट होने के कारण क्या, उस पर स्ट्रेस पड़ने के कारण डायलेट हुआ, ठीक है, डायलेट होने के कारण क्या हो सकता है, अब ये वापस भी रिकवर हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं होगा, जैसे पेशेंट थोड़ा रिलीफ मिलेगा पेशेंट को, ठीक है, वो प्रॉपर मेडिकेशन वगैरह लेगा तो वापस वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर, नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये होती है अपनी टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी आगे अपन देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे लेक्चर को कवर करते हैं। तो आगे देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, देखते हैं किसकी, टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी की। तो टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी की पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि भाई सीवियर इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस होने की वजह से पेशेंट के सीवियर फिजिकल स्ट्रेस हो जाता है या इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो क्या रिलीज होते हैं, कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं। कैटेकोलामाइंस क्या करते हैं, आपके जो रिसेप्टार्स है, भाई देखिए समझिए कि ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन है और ये आपका हार्ट है, तो हार्ट पे क्या रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं जो मैसेज को रिसिप्ट करते हैं। भाई मैसेज आता है तो वो मैसेज कौन लेके आता है, वो लेके आता है कैटेकोलामाइंस, ठीक है। ब्रेन और जो अपना सिंपैथेटिक सिस्टम उसके और अपने हार्ट के बीच में क्या कनेक्शन है, एक कैटेकोलामाइंस का। कैटेकोलामाइंस जैसे कि आपका एड्रेनलिन, आपने एड्रेनलिन सुना होगा, तो वो मैसेज लेके आता है और जैसे ही रिसेप्टर्स पे चिपकता है तो अपनी हार्ट रेट वगैरह बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जैसे फिजिकल स्ट्रेस लेंगे, इमोशनल स्ट्रेस लेंगे, तो आपके कैटेकोलामाइंस रिलीज होंगे, उनमें बहुत ज्यादा रिलीज, मतलब जो कैटेकोलामाइंस है बहुत एक साथ बहुत ज्यादा रिलीज होंगे, तो उसको अपन कहेंगे कैटेकोलामाइन सर्ज। क्या कहेंगे, कैटेकोलामाइन सर्ज। मेनली कौन सा रिलीज होता है, एड्रेनलिन, ठीक है। तो कैटेकोलामाइन सर्ज होगा, मतलब कैटेकोलामाइंस बहुत ज्यादा रिलीज होंगे, वो ज्यादा रिलीज होंगे, तो अब हार्ट के ऊपर जो है सडनली क्या बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्टनिंग मतलब कुछ समय के लिए हार्ट पे सडनली प्रेशर, वो क्या कहते हैं, वर्कलोड बढ़ जाना, ठीक है, तो वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, अस्थायी, ठीक है। तो सडनली बढ़ने के कारण अब क्या होता है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, मेनली किस पे, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो कुछ समय के लिए उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होने के कारण क्या होता है, अब जो आपका हार्ट है, ठीक है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होना, बैलूनिंग होने लग जाता है, मतलब फूलने लग जाता है, ठीक है, वो बैलून टाइप का हो जाता है, गुब्बारे जैसा। अब जब आप हार्ट को देखेंगे तो ये जो आपका एपिकल पार्ट है, ठीक है, ये एपिकल पार्ट जो है ऐसा बैलून की तरह हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ऐसा बैलून की तरह हो जाता है, इसको बोलते हैं एपिकल बैलूनिंग, ठीक है। तो अब
एपिकल बैलूनिंग होने के कारण, अब क्योंकि ये फूलने के कारण ये प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन नहीं करेगा तो यहाँ से ब्लड आगे पंप आउट नहीं होगा, तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुआ तो आपके हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी ध्यान रखनी है, इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस होने के कारण कैटेकोलामाइंस बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं कैटेकोलामाइन सर्ज, जिसके कारण से आपकी मायोकार्डियल में क्या हो जाती है, स्टनिंग हो जाती है, अस्थायी कुछ समय के लिए हार्ट पे वर्कलोड बढ़ जाना, प्रेशर बढ़ जाना, ठीक है, जिस कारण से आपको लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता कम होने लग जाती है, धीरे होती है। तो उसमें क्या होता है, एपिकल बैलूनिंग, जो वेंट्रिकल है उसका पार्ट जो है वो बैलूनिंग टाइप होने लग जाता है, बैलून टाइप हो जाता है और कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, और इसी को उसमें अपन पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पैथोफिजियोलॉजी होगी किसकी, टाकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी की। अब बात करते हैं जो सिम्टम्स है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी के जो 5 टाइप्स है उन सबके कंप्लीट एक साथ ही बात कर लेते हैं कि सबके क्या सिम्टम्स रहेंगे, क्या डायग्नोसिस रहेगा और क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो बात करते हैं सिम्टम्स पे। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले है अपना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होगी, ठीक है, पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होगी। उसके अलावा उसको थकान वगैरह होगी, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, पाल्पिटेशन, हार्ट जो है तेज बीट करेगा, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, सिंकोप यानी बेहोशी होगी। उसके अलावा पेरिफेरल एडिमा, पैरों के अंदर उसके सूजन आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड एक्युमुलेशन। उसके अलावा ऑर्थोपनिया का मतलब जब पेशेंट लेटेगा तो लेटते टाइम पे उसकी सांस फूलेगी, उसको फिर क्या कहते हैं, ऑर्थोपनिया। उसके अलावा वेट गेन, उसका वेट जो है गेन होने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पैरों के अंदर और बॉडी के अंदर सूजन आने लग जाएगी, जिस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो फिजिकल एग्जामिन करना है और मेडिकल हिस्ट्री, पहले उसको फिजिकली देखना है उसमें क्या क्या चेंजेस है, उसके बाद में पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह लेनी है, उसके बाद में पेशेंट की ईसीजी करेंगे, ईसीजी से अपन को पता लग जाएगा भाई क्या डिजीज है क्या नहीं है। उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे से अपन पता कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे के अंदर, क्योंकि हार्ट का एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है एक्सरे के अंदर अपन इजीली देख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं इकोकार्डियोग्राफी के अंदर बिल्कुल क्लियर अपन पता कर सकते हैं भाई हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर क्या क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, जैसे कि चैम्बर्स इनलार्ज हो रहे हैं या हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, कार्डिक आउटपुट कम है, तो वो सब कंप्लीट चीज अपन देख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कार्डिक एमआरआई में किस टिश्यूज के अंदर डिजीज हो रही है, किस टिश्यूज के अंदर क्या दिक्कत हो रही है, तो वो अपन कार्डिक एमआरआई से पता कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लड टेस्ट से अपन पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स के अंदर चेंजेस वगैरह हो रहे हैं जिस कारण से। उसके अलावा कोरोनरी एंजियोग्राफी से अपन हार्ट की मायोकार्डियम, कोरोनरी आर्टरीज है उनके बारे में देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं भाई उनके अंदर तो कोई दिक्कत हो रही है नहीं हो रही। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो क्या क्या ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। देखो ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका नहीं है, पर जो अपनी पहले अपन को क्या करना, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, ठीक है, प्रॉपर हाइड्रेट वगैरह रहना, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करनी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, प्रॉपर हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है, सोडियम डाइट वगैरह प्रॉपर लेनी है, सब चीजों का ध्यान रखना है, डायबिटीज को कंट्रोल करना है, बीपी को कंट्रोल करना है, सबको कंट्रोल करके रखना है, सबको प्रॉपर लाइफस्टाइल को जीना है, हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। उसके अलावा हाइजीन रखना है प्रॉपर। उसके अलावा बात करें एसी इनहिबिटर्स और एआरबीएस, ये दो ड्रग्स क्या होती है, ये ड्रग्स क्या करती है, आपके बीपी को कम करने का काम करती है। अब क्योंकि हार्ट पे पहले से वर्कलोड ज्यादा है और वर्कलोड अगर बीपी और ज्यादा हो गया तो वर्कलोड और ज्यादा बढ़ सकता है, तो अपन क्या करेंगे, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स और एआरबीएस, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो ये दोनों ड्रग्स क्या करती है, आपकी बीपी को कम करने का काम करती है, तो अपन ये दो ड्रग्स दे सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, अपने पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, वो क्या करेगी, पेशेंट के हार्ट रेट को कम कर देगी, जिससे हार्ट पे वर्कलोड कम हो जाएगा। उसके अलावा अपने पेशेंट को क्या देंगे, डायरेटिक्स देंगे, डायरेटिक्स क्या करेगी, बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो सबको पास आउट कर देगी यूरिन के थ्रू, ठीक है, किडनी ज्यादा फंक्शन करेगी और जितना भी बॉडी का एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा, तो जिससे सूजन वगैरह से रिलीफ मिल जाएगा पेशेंट को। उसके अलावा एंटी अरिथमिक ड्रग्स, अगर पेशेंट का अरिथमिया हो रहा है, ठीक है, कार्डियोमायोपैथी की वजह से पेशेंट का अरिथमिया हो रहा है, तो अपन क्या देंगे, एंटी अरिथमिक ड्रग्स देंगे ताकि अरिथमिया प्रॉपर सही हो जाए। उसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स, अगर थक्का बन रहा है, ठीक है, हार्ट के अंदर थक्का बन रहा है, ब्लड क्लॉट बन रहा है, तो उसको सही करने के लिए अपन कौन सी ड्रग देंगे, एंटीकोगुलेंट, ताकि थक्का ना बने। उसके अलावा आईसीडी एंड सीआरटी, दो चीज करेंगे। आईसीडी मतलब इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, इसका मतलब होता है जब कुछ लोगों के जैसे कि अरिथमिक अटैक्स आते हैं, ठीक है, वेंट्रिकुलर अरिथमिया वगैरह हो जाता है उस पेशेंट के, तो क्या करते हैं, डिवाइस होता है जिसको आईसीडी कहते हैं, वो डिवाइस को चेस्ट के अंदर लगा दिया जाता है, उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है चेस्ट के अंदर और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है हार्ट के साथ। जैसे ही हार्ट के अंदर अटैक्स आएंगे, मतलब हार्ट के अंदर अटैक्स इन द सेंस की अरिथमिया होगा, ठीक है, रेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये जो है आपकी हार्ट रेट को वापस स्टॉप कर देता है, कंट्रोल कर देता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर। जैसे कि आपने देखा होगा डीसी शॉक, जिसको डिफिब्रिलेटर कहते हैं,
जब आपने देखो कोई पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वेंट्रिकल टैकीकार्डियाज वगैरह हो जाते हैं, तो उसके डीसी शॉक देते हैं, ठीक है, वो शॉक टाइप होता है, तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो उसको अवेलेबल, क्योंकि वो अपन पेशेंट के किसी भी समय पे हो सकता है ये कंडीशन। तो अगर वो हॉस्पिटल में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन डीसी शॉक लगा सकते हैं, पर पेशेंट जैसे घर पे है और उसके उस टाइम पे वेंट्रिकुलर अरिथमियाज हो रहे हैं, एट्रियल अरिथमियाज हो रहे हैं, तो उसको सही कैसे करेंगे? तो उसको सही करने के लिए पेशेंट की क्या लगा दिया जाता है? आईसीडी डिवाइस लगा दिया जाता है, जो क्या करता है, आपके चेस्ट के अंदर रहता है और हार्ट से कनेक्ट रहता है। जैसे हार्ट के अंदर जो है कुछ भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि उसके अंदर रेट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, या वेंट्रिकुलर अरिथमियाज होंगे या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वगैरह होंगे, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको सेंस कर लेता है और उसको वहीं के वहीं स्टॉप कर देता है, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। अगर अदरवाइज अगर ये नहीं हो तो पेशेंट के साथ जान जा सकती है। दूसरा होता है सीआरटी होता है कार्डियोवर्टर रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, ठीक है, कार्डियोवर्टर रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये किन के लिए होता है? जैसे जिन लोगों के हार्ट जो है प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता, उसमें प्रॉपर इंपल्सेस फ्लो नहीं कर पाती, तो उसके लिए क्या दिया जाता है? सीआरटी डिवाइस, सीआरटी थेरेपी की दी जाती है, जिससे क्या होता है, हार्ट जो है प्रॉपर्ली पंप करने लग जाता है, एक ही पेस मेकर की तरह काम करता है, ताकि हार्ट जो है प्रॉपर्ली वर्क करे। उसके अलावा बात करते हैं सेप्टल माइक्टोमी। सेप्टल माइक्टोमी जो है मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आपने देखी थी कि हार्ट जो है उसका सेप्टम बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेप्टम के इस पार्ट को काट के बाहर निकाल देते हैं, इसको अपन कहते हैं सेप्टल माइक्टोमी। क्या कहते हैं? सेप्टल माइक्टोमी। तो इसका क्या सर्जरी कर सकते हैं? सेप्टल माइक्टोमी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जैसे हार्ट बिल्कुल पंप नहीं कर पा रहा, आपको पता है कार्डियोमायोपैथी के अंदर हार्ट जो है प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता, उसके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बिगड़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पेशेंट का हार्ट जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अगर सीवियर दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत ज्यादा हो रही है तो, ठीक है। तो ये कंप्लीट लेक्चर जो है अपना इसके अंदर कवर कर लिया है पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी के 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स को आपको अच्छे से देखना है। पूरे तीनों पार्ट्स के अंदर मैंने कंप्लीट कार्डियोमायोपैथी के अंदर आपको डिटेल में बताया। आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।